रोज रोज लेट। रूपा, रूपा। हाँ अभी आई। अरे ये अखबार वाला क्यों नहीं आया अब तक? बस आता ही होगा। कल मैंने उसे समझाया था कि साहब को चाय से पहले पेपर चाहिए, अगर टाइम पे नहीं आया तो बंद कर देंगे। आया ही नहीं, आज भी लेट। मगर अब तक तो आ जाना चाहिए ना उसको। अब नहीं आया मोहित तो क्या करे? पेपर वाला आ गया। आज पेपर की ना तुम्हें बहुत जल्दी लगी है। बात ही कुछ ऐसी है। हाँ क्या नंबर था उसका? क्या क्या ढूंढ रहे हो? अरे लॉटरी। हाँ ये पता नहीं तुम्हें कहां से ना ये लॉटरी का भूत सवार हो गया है। अरे तुम क्या जानो, जब किस्मत बदलनी होती है ना तो ऊपर वाला चमत्कार कर देता है। 5 5 1 1 4 4 2 2। यस यस! अरे लॉटरी लग गई हमारी ऊपर, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। मोहित तुमने नंबर ठीक से चेक तो किया ना? हाँ सारे नंबर देख लिए, सारे नंबर मैच हो गए, हम लखपति बन गए, लखपति बन गए, पूरे 50 लाख रुपए। एक सेकंड मोहित, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो विश्वास तुम्हें तब होगा जब जीती हुई रकम तुम अपने हाथ से लेकर आओगी इस घर में। क्या आवाज कहां से आई? शायद वहां से। पत्थर। ये शायद खिड़की से आई। मोहित उस पत्थर में कुछ लगा है ना? क्या है? पेपर? क्या है इस कुछ पेपर नहीं, में? कुछ नहीं, दिखाओ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोहित, मोहित उस पेपर में क्या दिखाओ मुझे? माचिस। माचिस? माचिस। माचिस क्यों चाहिए तुम्हें? दिखाओ उस पेपर में अरे क्या? कुछ नहीं है, चुप रहो प्लीज। तुम माचिस क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं। मोहित तुम क्या कर रहे हो? मोहित! कुछ नहीं है प्लीज। मोहित! मोहित पेपर को क्यों चला रहे हो तुम? अरे भाई ये चीखने की आवाज कहां से आई? अरे भाई साहब! अरे 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 कोई आओ! अरे अरे ये तो मोहित है। अरे इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। लगता है इसने दम तोड़ दिया। सचिन, ये बिल्कुल बालकनी के नीचे ही गिरा है। अगर इसे कोई धक्का मारता तो यहाँ पर नहीं गिरता, बल्कि थोड़ा दूर गिर जाता। हाँ सर, कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं की? अब लगता तो वैसे ही है, सिर पे गिरा है। हाँ सर, काफी ऊंचाई से गिरा है। हाँ सचिन, तो पलटाओ इसे, देखो और घाव के निशान है क्या? आई एम सॉरी रूपा जी, लेकिन देखिए आपको हमें कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जरा बताइए, आप उस 5वीं मंजिल पर रहती है ना, जहां पे लाइट लगा है? जी। तो आपके पति उस 5वीं मंजिल से नीचे गिरे हैं। गिरे नहीं है वो, उन्हें किसी ने गिराया है, किसी ने धक्का मार के गिराया है। गिराया गया? धक्का दिया? कौन धक्का दे सकता है उन्हें? ये मैं नहीं जानती, मगर मेरे पति आत्महत्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आत्महत्या। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि किसी ने आपके पति को धक्का दिया? आप ही बताइए एसीपी साहब, जो इंसान आज सुबह 50 लाख की लॉटरी जीतता है वो आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ क्यों करेगा वो? आपके पति ने 50 लाख की लॉटरी जीती है? जी 50 लाख की लॉटरी। सर कोई 50 लाख की लॉटरी जीतने के बाद आत्महत्या क्यों करेगा? वही तो,
50 लाख रुपए जीतने के बाद कोई आत्महत्या क्यों करेगा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। रूपा जी, हम आपका घर देखना चाहेंगे। आपको हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। यहाँ मेरे पति थे और वहां से किसी ने मेरे पति को धक्का मार दिया। यहाँ थे आपके पति और यहाँ पे किसी ने धक्का मार दिया। ये जब हादसा हुआ तब तुम कहाँ थी? मैं अपने कमरे में सो रही थी। बेडरूम में? चलो जरा दिखा। यहाँ सो रही थी मैं। ये आपके और मोहित के अलावा भी घर में कोई और था? नहीं, बस हम दोनों ही इस घर में रहते हैं। मोहित को कुछ काम आ गया तो वो स्टडी रूम चला गया और मैं यहाँ आकर सो गई। फिर अचानक मुझे नीचे से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। जब मैं नीचे गई तो आई एम सॉरी रूपा जी, क्या बता सकती है वो लॉटरी की टिकट कहाँ है? इसी अलमारी में रखी है। अच्छा, अलमारी में रखी है। चलो हम उसे देखना चाहेंगे। काजल, इस घर को देख के ऐसे लगता तो नहीं कि कोई हाथापाई हुई है यहाँ पर या कोई झगड़ा वगड़ा? सर, यहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा है। वही तो फिर ये मोहित की बीवी ये क्यों कह रही है कि मोहित को किसी ने धक्का दिया यहाँ से? सचिन, अगर मोहित ने आत्महत्या की है, अगर मोहित ने आत्महत्या की है तो उसने कहीं ना कहीं तो कुछ लिख के रखा होगा, कोई चिट्ठी, कोई सुसाइड नोट, है ना? देखो जरा। नहीं सर, यहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं है सर। तो है ना बड़ी अजीब बात। घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, रूपा और उसका पति मोहित। तीसरे किसी आदमी के अंदर होने का या आने का निशान ही नहीं है। और फिर भी रूपा बार बार कह रही है कि किसी ने मोहित को यहां से धक्का मार के खून कर दिया। हे भगवान, ये तो रूपा की आवाज है। क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सब इसके लॉकर में गहने चोरी हो गए सर। क्या? गहने भी चोरी हो गए? जी, यहीं पे मेरे सारे गहने थे। अच्छा, वो लॉटरी का टिकट? सर, ये है वो जीता हुआ 50 लाख रुपए का लॉटरी का टिकट। और सर, ये है वो न्यूज़पेपर जिसमें इसका रिजल्ट है। सर, लॉटरी का टिकट भी गहनों के साथ रखा हुआ था लॉकर में। तो पहली बार ऐसा चोर देखा जो गहने तो चुरा के ले गया, लेकिन लॉटरी की जीती हुई है 50 लाख की टिकट ये छोड़ गया यहाँ पे। सर, हो सकता है कि चोर को पता ही ना हो कि ये जीता हुआ लॉटरी का टिकट है। और वैसे भी रूपा ने ये न्यूज़पेपर अलग रखा हुआ था। रूपा, एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने लॉकर कब खुला था? गहने कब देखे थे? आज सुबह जब मैं ये लॉटरी का टिकट यहाँ लॉकर में रखने आई तभी सारे गहने थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, तो इस अलमारी में तो ऐसे कोई भी निशान नहीं जिससे देखा लगे कि इसे जबरदस्ती खोला गया है। कोई बात नहीं, इस अलमारी पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सबके सब उठाओ और अलमारी अंदर से बाहर से अच्छी तरह से चेक करो।
देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। आप इसी कमरे में सोई थी ना? जी। और इस कमरे में चोरी हो गई, आपको पता तक नहीं चला? मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि मुझे पता कैसे नहीं चला। हाँ, हो सकता है जब मुझे नीचे से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी, मैं नीचे गई, हो सकता है चोर ने तभी चोरी की। मतलब रूपा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस आदमी ने मोहित का खून किया उसी ने तुम्हारे गहने भी चुराए और वो गायब हो गया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन एक काम करो, इस एरिया में जितने भी चोर है जो हमारे रिकॉर्ड्स में है, उन सबको उठाओ। रानी एक ही झटके में गई ना। छा गए गुरु, छा गए। अब तो मेरा कमाल देख पकिया, एक झटके में तुझे अंदर डालता हूं। अबे सियारी भागो। बैग कहाँ गया यार? चंबा, 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 चंबा। साहब आप? हाँ, मैं बुरा सपना देख रहा था ना। हाँ साहब। हाथ मुंह धो ले और चल मेरे साथ। सब तेरा सपना हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। सर, इन सब का चोरी किया हुआ सामान चेक किया मैंने। इनमें से एक के पास ये बैग मिला जिसमें गहने हैं सर। किसका बैग है? इस केशु का सर। केशु का? जरा बैग खोलो सचिन। रूपा जी, देखिए जरा इन गहनों को, पहचानिए। ये तो मेरे ही गहने। क्यों? तो इसका मतलब है कि गहने भी तुमने ही चुराए और इनके पति मोहित का खून भी तुमने ही किया है। सर मैंने कोई खून वून नहीं किया है सर। खून नहीं किया है? मगर ये गहने तो तुमने इनके घर से ही चुराए ना? मैं इनके घर कभी गया ही नहीं सर। अगर तुम इनके घर नहीं गए तो फिर ये गहने आए कहां से तुम्हारे पास? बोल। सर ये गहने मैंने ज्वेलरी की दुकान से चुराए सर। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे घर से मेरे गहने चुराए, इसी ने मेरे पति को मारा है। मैडम मैंने खून नहीं किया मैडम। आज से पहले मैं इस बिल्डिंग में कभी आया ही नहीं सर। यहाँ पर तुम पहली बार आ रहे हो। ये गहने इनके घर में अलमारी में रखे थे। अगर ये तुमने नहीं चुराए तो ज्वेलरी के दुकान में कैसे पहुंचे? साहब मेरा विश्वास करो साहब, ये गहने मैंने ज्वेलरी की दुकान से ही चुराए। आप चाहे तो वो दुकान दिखा सकता हूँ मैं आपको, जहाँ पे गहने चुराए जाओ। ले चलो इसे उस ज्वेलरी के दुकान में, देखते हैं कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। सर इसी गली में है सर। कहाँ पे? सर ये वाली दुकान सर, इसी ज्वेलर्स के यहाँ से चुराए थे सर। यहाँ से चुराया? जी साहब। कब चोरी की? कल रात को चुराया था। अंदर यहीं से घुसे थे ना? शटर का ताला तोड़ के। हाँ सर, ताला तो टूटा हुआ है। रेडी? ये बोर्ड पे मोबाइल नंबर लिखा है मालिक का, बुला लो उसे। देखो लाइट का स्विच कहाँ है? हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। दुकान के सारे गहने तो वैसे के वैसे। सिर्फ मोहित के गहने चुराने आया था क्या? हैं? साहब मैंने लॉकर के सिवा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। सर मुझे तो लगता है कि इसने चोरी यहाँ नहीं की, मोहित के घर में ही की है, और उसका खून भी सर इसी ने किया है। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं चोर हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ। सर ये मोहित कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था सर। लॉकर में जितने गहने थे वही लेके मैं भागा, और लॉकर में किस किस के गहने मुझे क्या मालूम सर। सर दुकान का मालिक पहुंचने ही वाला होगा। जैसे ही बेचारे को पता चला कि उसकी दुकान में चोरी हुई है, जोर जोर से रोने लगा वो। लॉकर कहाँ है? ये सर। तो पूरा खाली है? इसमें सिर्फ मोहित के ही गहने थे क्या? हैं?
एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मोहित के गहने यहाँ कैसे आए सर? मैं लूट के बर्बाद हो गया। अरे अरे मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया। एक मिनट प्लीज, आप लॉकर को हाथ मत लगाइए। शुक्र मानिए आपके दुकान के सारे गहने सही सलामत हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इस लॉकर में मेरे लाखों के गहने रखे थे, वो कहाँ गए? वो चोरी हो गए थे, लेकिन घबराइए मत, वो सारे गहने हमारे पास हैं। कहाँ है गहने? आपके गहने इस बैग में सही सलामत है, ये देख। ठीक है, ये गहने आपके पास आए कहाँ से? कहाँ से है मतलब? ये हमारे अपने गहने हैं। आपने बनाए? नहीं, मैंने बनाए नहीं, किसी ने मेरे पास गिरवी रखे थे। गिरवी रखे? ये तो नहीं था। हाँ मोहित, इसी ने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन इससे क्या हो गया? उसकी मौत हो गई है। मौत? अच्छा ये बताइए कि मोहित गहने लेके आपके पास एग्जैक्टली कब आया था? कल शाम 5 बजे। कहने लगा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये गहने गिरवी रख लो। मैंने उसे 10 लाख रुपए दे दिए। शाम 5 बजे आया था, ये गहने गिरवी रखने यहाँ आ गया, और ये बात उसकी वाइफ को मालूम नहीं? आप सच बोल रहे हैं कि कुछ छुपा रहे हैं? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। 1 मिनट। ये देखिए, ये हो रहा है उसके सिग्नेचर। मैंने उसे हजार के नोटों के बंडल दिए थे। ताज्जुब की बात है, 50 लाख रुपए की लॉटरी जीतने वाला आदमी अपने गहने गिरवी रख के 10 लाख रुपए लेके जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, और पैसों के बारे में उसकी वाइफ को कुछ पता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मेरे पति गहने गिरवी रखते तो मुझे जरूर बताते। रूपा जी, मोहित ने गहने गिरवी रखकर 10 लाख रुपए लिए। 10 लाख? जी हाँ। तो क्या 10 लाख रुपयों की जरूरत थी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर इस कमरे में तो हर जगह देख लिया, 10 लाख रुपए कहीं भी नहीं। सर पैसे नहीं है। मैंने कहा ना आप लोगों से, मोहित घर में कोई पैसे नहीं लेकर आए। देखिए, हो सकता है कि मोहित ने ये पैसे चोरी छिपे किसी और को दे दिया। देखिए, हमसे कुछ छुपाइए मत। मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मैं जानती थी, कुछ छुपा नहीं रही हूँ मैं आप लोगों से। तो फिर 10 लाख रुपए गए कहाँ? कहाँ गए 10 लाख रुपए? रूपा जी, मुझे तो लगता है कि आप कुछ जानती हैं, लेकिन बताना नहीं चाहती। बताइए प्लीज। मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैं कुछ नहीं। एक मिनट, मुझे याद आया। कल सुबह जब मोहित लॉटरी के टिकट के नंबर्स मैच कर रहे थे, तब इस खिड़की से पत्थर फेंका, उस पर एक कागज भी चिपका हुआ था। हाँ। कैसा कागज? शायद उसमें कुछ लिखा था। क्या लिखा था? तुमने कुछ पढ़ा था? मैं पढ़ तो नहीं पाई, पर हाँ सर, जब मोहित ने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग ही उतर गया था। उस कागज को पढ़ते ही मोहित का चेहरा उतर गया, और ये बात आप हमें अभी बता रही है? वो मोहित की मौत के बाद मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। चलो मान लिया आप टेंशन में थी, लेकिन आपने ये तो जरूर पूछा होगा ना मोहित से कि क्या लिखा था उस कागज पर? मैंने उससे पूछा, पर उसने मुझे बताया नहीं। कहाँ है वो कागज? वो कागज तो मोहित ने जला दिया। कागज जला दिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कागज की वजह से मोहित का खून हुआ? मगर क्या था उस कागज में? क्या लिखा था? रूपा जी, क्या कोई मोहित को ब्लैकमेल कर रहा था? अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे जरूर बताते। रूपा जी देखिए, मोहित ने वो कागज जला दिया, गहने गिरवी रख के 10 लाख रुपए लिए, मगर वो 10 लाख रुपए वो घर पर नहीं लेकर आया। तो इसका मतलब एक ही होता है कि कोई ना कोई किसी न किसी वजह से मोहित को ब्लैकमेल कर रहा था। पर सर, मोहित ने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया था, तो कोई उन्हें ब्लैकमेल क्यों करेगा? देखिए, हम लोग भी यही पता लगाने के लिए आए। आप ये बता सकती हैं कि मोहित कल कितने बजे आया था घर वापस? कुछ 7 बजे के करीब। आपके पास मोहित का मोबाइल तो होगा ना? जी। प्लीज ले आइए। जी अभी। सो ज्वेलरी वाले ने बताया था कि मोहित गहने गिरवी रखने के लिए एग्जैक्टली 5 बजे आया था। 5 बजे मोहित गहने गिरवी रखने के लिए गया और 7 बजे घर वापस लौटा। तो फिर 5 और 7 बजे के बीच में मोहित ने 10 लाख रुपयों का किया क्या? ये लीजिए।
सर इस पे आखिरी कॉल किसी लैंडलाइन से किया गया है और नंबर है 1022893882। 1022893882। पता लगाओ ये नंबर है किसका। सर इसके सारे नाखून बिल्कुल साफ है, कुछ भी अटका हुआ नहीं। लगता नहीं है इसकी किसी के साथ कुछ हाथापाई वगैरह हुई होगी। तो फिर क्या अपने आप गिर गया क्या खिड़की से? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने अचानक आकर धक्का दे दिया हो और संभलने का मौका ही ना मिला हो। ये भी हो सकता है तरीका। यू राइट। एक मिनट, अरे क्या देखो, इसके नाक में क्या है? काला काला सा। हाँ सर, काफी अंदर तक है। जरा टॉर्च देना। सर थैंक यू। हाँ ये देखो, इसके नाक के अंदर तो जल गया है। ऐसा लगता है जैसे इसने आग सूंघ ली है। सर ऐसा लग रहा है कि शायद इसने कुछ बिल्कुल गरम गरम इसे सूंघ लिया हो। तारिका, इसके अंदर इतना जल गया है नाक में, तो इसके फेफड़ों में भी जरूर कुछ होगा। एक काम करते हैं, इसकी ऑटोप्सी करके देखते हैं। सर ये लीजिए। क्या आपके यहाँ से किसी ने मोहित को फोन किया था? जी हाँ, मैंने किया था। आप क्या मोहित के दोस्त हैं? हम लोग सीआईडी से। आपने मोहित को क्यों फोन किया था? सर मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने किया। वो फोन ही नहीं उठा रहा है अपना। शक हुआ था? क्यों? सर वो गलत आदमी है, कोरियर से रुपए भेज रहा था। कुरियर से रुपए भिजवा रहा था? जी। रुपए आपने भिजवा दिए क्या? जी नहीं, अभी नहीं। तो पार्सल कहाँ है? देखो सर जब वो आदमी कोरियर करने आया तो हमने उससे पूछा भी था कि इस पार्सल में है क्या। वो कहता है कि इसमें कुछ जरूरी पेपर्स हैं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि इसमें रुपए हैं? एक्चुअली ये पार्सल देखने से लगता ही नहीं था कि ये पेपर्स का पार्सल है। तो सर मैंने इसको खोल कर देखा तो इसमें रुपए थे। सर हाँ, हजार के नोटों की 10 गड्डियां हैं, 10 लाख पूरे। सर जहाँ पे मोहित ने अपने गहने गिरवी रखे थे, उस ज्वेलर ने भी मोहित को 10 लाख रुपए ही दिए। सर कहीं ये 10 लाख रुपए वही तो नहीं? गहने गिरवी रखे मोहित ने 10 लाख रुपए लिए। किसको भेज रहा है ये 10 लाख रुपए और क्यों? ये एड्रेस तो इसी शहर का है सर। सचिन, मोहित ये 10 लाख रुपए जिसे भी भेज रहा था वो अब भी इन पैसों का इंतजार कर रहा होगा। तारिका, इस कैमरे को इसके शरीर के अंदर डाल के देखते हैं। इस कैमरे से इसके शरीर के अंदर जो कुछ भी है साफ दिख जाएगा। सर आप सही कह रहे थे, फेफड़े पूरी तरह से काले हो चुके हैं। ये काली काली चीज क्या है, इसे तो काट के ही देखना पड़ेगा। तारिका एक काम करो, स्कैल्पल दो जरा। ये काला काला जो कुछ भी है इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तारिका एक काम करो, टेराफाइट केमिकल लेके आओ। ये काम करो, तुम टेट्रामेसिनोल केमिकल भी लेके आओ। डॉक्टर तारिका? हाँ तारिका। सालू के सर का कुछ हो गया है। क्या? सालुंखे कुछ हो गया? क्या हुआ सालुंखे को? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है तारिका? तुम वहां पर थी ना उसके साथ? मैं तो थी उनके साथ, लेकिन अचानक वो ऑटोप्सी टेस्ट कर रहे थे और अचानक गिर गए। कुछ बोल ही नहीं रहे वो। बेहोश हुआ है क्या वो? हाँ हाँ। तो पल्स चेक की क्या नहीं उसकी? पल्स तो नॉर्मल है, लेकिन सर वो कुछ बात ही नहीं कर रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अच्छा सुनो तारिका, देखो घबराने से कोई काम नहीं होगा। तुम एक डॉक्टर हो, समझी? हाँ। सालुंखे को उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो, लाइफ प्लस हॉस्पिटल। घबराओ मत, हम लोग आ रहे उधर। तो अभी डॉक्टर सालुंखे की तबीयत ठीक है ना? जी सर, अभी वो खतरे से बाहर और किसी वक्त उन्हें होश आ सकता है। ओके। सर होश आ गया, डॉक्टर सालुंखे को होश आ गया। आई एम ओके।
जिंदा है। इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुझे। अच्छा बता, क्या खाया तूने जो तेरी ये हालत हो गई है? कुछ नहीं, थोड़ी सी खीर खा ली थी। सीधा जवाब नहीं दे सकता सालुंखे? तुम सीधा सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अरे बाबा कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा मजाक छोड़, बता क्या हुआ था? मोहित के फेफड़ों में कुछ काला काला जमा हुआ था। मैंने मोहित के फेफड़ों का ऑटोप्सी किया। एक केमिकल डालते ही उसमें से एक जहरीली गैस निकली। जहरीली गैस? वो जहरीली गैस मेरे नाक में गई और मेरी ये हालत हो गई। सालुंखे क्या वो काली चीज क्या थी जो मोहित के फेफड़ों में थी? हैं? लेरोनियम एमॉर्फेट नाम का जहर है। लेरोनियम एमॉर्फेट? बहुत ही खतरनाक जहर है। बस मुझे लगता है किसी ने मोहित के आसपास ये जहर रिलीज किया है। तो तुम्हारा मतलब है कि मोहित की मौत इस जहरीली गैस की वजह से हुई है? नहीं बस, मोहित की मौत तो ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है। मगर सर, हमें मोहित के घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे ये जहर रिलीज किया जा सकता था। वैसे भी विवेक, कोई भी गैस हल्की होने की वजह से नीचे से ऊपर तक चढ़ती है, तो शायद ये हुआ होगा। सचिन, मोहित जिस आदमी को 10 लाख रुपए भेजने वाला था, उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और पता लगाओ। सर एड्रेस तो यहीं का पता है। नहीं सर, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं। दरवाजा खटखटा के देख लिया, खिड़की दरवाजा से झांक भी लिया सर। हाँ सचिन, हमें देख रहा है। सचिन, जिसने भी ये पैकेट कुरियर से इस एड्रेस पे मंगवाया है, उसे ये तो मालूम होगा कि कुरियर वाला ऐसे पैकेट डाल के नहीं जाएगा। हाँ सर, ये बात तो है सर। सचिन तुम वहीं पे रहो, हम लोग दूर से सब कुछ देख रहे हैं। कोई ना कोई तो जरूर आएगा। ठीक है सर। ये आवाज कैसी है? सर मोबाइल के बजने की आवाज आ रही है। मोबाइल? लेकिन आसपास कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये मोबाइल कहाँ बज रहा है। सर लगता है ये आवाज लेटर बॉक्स से आ रही। पोस्ट बॉक्स? ठीक है, फोन निकालो पोस्ट बॉक्स से। देखो नंबर कौन सा है और फोन उठाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कुरियर वाला बोल रहा साहब। क्या पैकेट डिलीवर करने आए हो? हाँ साहब, आप कौन बोल रहे साहब? दरअसल वो पैकेट मेरा ही है। अरे साहब आप किधर है? ये पार्सल लेके कब से घूम रहा है साहब? मैं तो घर जाने वाला था लेकिन आपका फोन आ गया साहब। हाँ, मैं बंगले में नहीं हूँ, एक जरूरी काम में फंस गया। तुम ऐसा करो, वो पैकेट बंगले के अंदर रख दो। बंगले के अंदर साहब? हाँ, बंगले के अंदर। सर वो पैकेट बंगले के अंदर रखने को बोल रहा है। वो जैसे कहता है वैसे करो। हाँ साहब, बोले साहब। पार्सल किधर रखना साहब? एक काम करो, बंगले के मेन दरवाजे पे आओ। मेन दरवाजे? दरवाजे पे पहुंच गए साहब। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो? हाँ, दरवाजा खोलो, खुला हुआ है दरवाजा। ठीक है साहब। सचिन बंगले के अंदर घुस रहा है, इधर उधर नजर रखो, शायद वो आदमी यहीं कहीं आसपास छुप के बैठा होगा। सर फिर तो वो सचिन सर पे भी हमला करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ विवेक, तैयार हो। अगर कोई भी गड़बड़ दिखाई दे तो सचिन को बचाने के लिए भागना होगा। साहब मैं अंदर पहुंच गया सर। अभी मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है सर। साहब मैं ये पार्सल यहाँ हॉल में रख दूं? नहीं, तुम सीधा आगे चलो। ठीक है साहब। सचिन सब ठीक है अंदर? यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है सर। यहाँ पे काफी पुराने फर्नीचर रखे हुए हैं और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब साहब मैं पार्सल किधर रखना है साहब? सामने देखो, तुम्हारे दाईं तरफ एक कबर्ड दिखाई दे रही है? हाँ साहब, दिखाई दिया कबर्ड। उसे खोलो। दाईं तरफ में एक शेल्फ होगा, उसमें रख दो। ठीक है साहब, अब मैं रखता हूँ साहब। हाँ साहब, पार्सल रख दिया साहब।
वो मोबाइल भी उसी में रख दो और बाहर चले जाओ। मोबाइल भी? ठीक है सर। सर ये आदमी मुझे बाहर जाने को कह रहा है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है सर। सचिन बाहर आ रहा है। ये आवाज कैसी? कैसी आवाज आई? हाँ सर, कुछ आवाज आ रही है। ये आवाज तो इस कबर्ड में से आ रही है। माय गॉड, ये क्या? ये मोबाइल और पार्सल यहां से गायब हो गया है सर। गायब है? कैसे? कबर्ड के थ्रू दीवार में छेद करके। छेद? विवेक, जल्दी से बंगले के पीछे की तरफ जाके देखो। पूर्वी, बंगले की दूसरी तरफ जाओ। हम लोग अभी आते हैं। सचिन जल्दी। कबर्ड में से छेद किया गया। इसे मालूम था कि सीआईडी वालों को पता भी चल जाए तो इस रास्ते से बच जाएगा वो, मगर हमने बाहर तो किसी को भागते हुए देखा नहीं। सर आसपास कोई नजर नहीं आया। नहीं है? सर, वो शेल्फ इसी छेद में से घसीटा गया था। यहाँ पे घसीटने के निशान भी है। एक मिनट। ये देखिए सर, वो शेल्फ यहाँ से घसीटा गया है उन पेड़ों के बीच दीवार तक। देखते हैं घसीटने के निशान कहां तक जाते हैं। ये देखो, इसका मतलब है वो आदमी यहाँ छुप के बैठा था दीवार के उस तरफ, और यहाँ से रस्सी से उसने शेल्फ को खींचा और इसके अंदर से पैसे और मोबाइल लेके चला गया। सचिन, तुम्हें वो नंबर याद है जिसे फोन किया था उसने? हाँ सर। जरा फोन लगाओ उसे और उसे कहो जहां जी चाहे वहां जाके छुप जाए। सीआईडी के हाथों से नहीं बचेगा वो। और हाँ, जरा इत्मीनान से गिनने के लिए कहना उससे हमारे रखे हुए नकली नोट्स। सर, अगर जहरीली गैस नीचे से ऊपर की तरफ आई होगी तो इस चौथे माले के फ्लैट से ही आई होगी सर। ये फ्लैट तो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं रहता साहब। सचिन, खोलो जरा दरवाजा, अभी पता चल जाएगा। समझे? क्या हुआ? ये देखिए सर, ताले के साथ छेड़छाड़ की गई। ताले के साथ छेड़छाड़ की गई है? हैं? इसका मतलब है कोई तो घुसा है, कोई तो घुसा है इस घर में। समझे? साहब कोई अंदर आया तो हमें कैसे नहीं पता चला? मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तुमने मदद की है उसे जो भी घुसा है इस फ्लैट में। साहब मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ साहब? तुम्हारे नाक के नीचे हुआ ये सब। सिक्योरिटी गार्ड बना है। घर का कोना कोना छान मारो, एक एक कमरा चेक करो, एक एक कोना छान मारो। दरवाजा टूटा है। अच्छा, इस करची में कुछ जलाया हुआ है। सचिन, ये देखो क्या मिला है। एक करची और उसके अंदर कुछ जलाया हुआ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने वो जहरीली चीज इसी में जलाई थी? मुझे भी यही लग रहा है सचिन। जिस वक्त मोहित इसी बालकनी के ऊपर वाली बालकनी में खड़ा होगा, उसी वक्त खूनी ने इस करची में वो जहर, वो लेरोनियम एमोर्फिक जलाया, जिसका गैस ऊपर चढ़ के से सीधे मोहित के नाक में घुस के फेफड़ों में चला गया, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगा। उसी अवस्था में मोहित ऊपर से ऐसे नीचे गिर गया और मोहित की मौत हो गई।
सर इतनी जहरीली गैस तो उन्हीं की नाक में भी तो गई होगी। हो सकता है खूनी ने कोई स्पेशल मास्क लगाया हो। हाँ सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, खूनी को ये कैसे पता था कि उसी वक्त मोहित ऊपर बालकनी में खड़ा होने वाला है? वही तो, उसी वक्त मोहित बालकनी में कैसे खड़ा था ये तो सचिन ऊपर वाले घर में जाकर ही पता चलेगा। काजल संभाल लो, इस फोरेंसिक लैब में भेज दो, ऊपर वाले फ्लैट में चलते हैं। हाँ सर, मेरे पति के कत्ल के बारे में कुछ पता चला? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, पकड़ा भी जाएगा थोड़ी देर में। बस हमें मोहित का कमरा फिर से चेक करना है। सर आपको जो करना है कीजिए, पर कैसे भी करके मेरे पति मोहित के कातिल का पता लगाइए, जल्द से जल्द। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोहित बालकनी में गया ही क्यों। वही पता लगाना है रूपा जी, कि मोहित बालकनी में गया ही क्यों। एक्सक्यूज मी सर। हेलो 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 हेलो, देखो मैं तुम्हें बाद में फोन कर। मैं जरा काम में बिजी। सॉरी सर। क्या हो सर? खूनी के प्लान का पता चल गया सचिन। ओके सर। तुम फोन पर बात करने के लिए बालकनी में गए थे ना? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल क्लियर नहीं था। यहाँ पर सिग्नल क्लियर नहीं था, कमरे के अंदर, इसलिए तुम बालकनी में गए फोन पर बात करने के लिए। तो बस वैसे ही मोहित को भी फोन आया था कमरे के अंदर उस कोरियर वाले से। यहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं था, इसलिए मोहित फोन पर बात करने के लिए बाहर गया। फोन पर बात कर रहा था, उसी वक्त नीचे वाले बालकनी में खूनी तैयार बैठा था। जैसे ही मोहित बालकनी में आया, खूनी ने वो जहर जलाया कड़छी में, जिसका गैस ऊपर आकर मोहित के फेफड़ों में चला गया। मोहित बेहोश हो गया और उसी हालत में नीचे गिरकर मौत हो गई उसकी। मतलब सर खूनी पहले से ही नीचे वाली बालकनी में मोहित का इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली, नीचे इंतजार कर रहा था वो। लेकिन सर ये अचानक मोहित का खून क्यों किया होगा उसने? हाँ सर, ना तो मोहित ने किसी के साथ झगड़ा किया था और ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। सर हो सकता है 50 लाख जीतने के बाद दुश्मन पैदा हो गया। हाँ हो सकता है। 50 लाख जो जीते थे, वो 50 लाख वाली लॉटरी और न्यूज़पेपर कहाँ है? जी कमरे में। जरा प्लीज। मोहित के खून का सारा राज इस 50 लाख की लॉटरी और उस न्यूज़पेपर में छुपा है। सचिन, इंडिया और श्रीलंका की फाइनल मैच कितने तारीख को थी? फाइनल मैच तो 13 तारीख को था। और उस मैच का पूरा रिपोर्ट 14 तारीख के पेपर में आया था। मैंने भी पढ़ा था वो रिपोर्ट। और मोहित की मौत हुई 15 तारीख को। तो फिर 15 तारीख के पेपर में 14 तारीख का मैच का पूरा रिपोर्ट फिर से वैसे के वैसे ही कैसे छपा और क्यों छपा? मतलब सर ये अखबार नकली है, और अगर ये अखबार नकली है तो लॉटरी के रिजल्ट्स भी नकली है। बिल्कुल विवेक। और ये सारा किस लिए किया गया? मोहित को फंसाने के लिए। ये पेपर और लॉटरी का रिजल्ट झूठा है। जी हाँ। इतना बड़ा धोखा। वैसे ये न्यूज़पेपर रोज आपके घर पे कौन डिलीवरी करता है? वो राजू। राजू। ये राजू ही बता सकेगा कि ये झूठा अखबार आया कहां से। अभी यहाँ से पता करना पड़ेगा किसी से, राजू का न्यूज़पेपर स्टैंड कहाँ पर है। अरे भाई साहब सुनिए। ओ भाई साहब जाओ, नहीं रुकना है तो मत रुक। मेरे बाप का क्या जाता सर, कोई बेवकूफ था सर। बेवकूफ था? और नहीं तो क्या, 2 बातें सीख लेता मेरे से, खुद का ही नुकसान करके गया। अच्छा वो सर चला गया, दिन खराब हो जाता। क्या बोला तू? एक मिनट। नहीं कुछ नहीं सर, बोल। न्यूज़पेपर वाला दिख रहा है। राजू जी साहब बोलिए। आप लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? शांतिवन में तुम ही अखबार डालते हो? हाँ मैं ही डालता हूँ, पर क्यों? मोहित के घर पे भी न्यूज़पेपर तुमने ही डाला था। साहब आप उन्हीं मोहित की बात तो नहीं कर रहे जिन्होंने कूद कर जान दे दी? हाँ वही। हाँ साहब, उनके यहाँ भी मैं ही डालता था।
मेरा तो एक कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम हो गया या कस्टमर कम कर दिया? कस्टमर मैं क्यों कम करूंगा? अरे कस्टमर कम करने तो मेरा ही नुकसान है ना। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग हैं कौन और मोहित के बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? मोहित के घर पे नकली अखबार क्यों डाला जिसमें लॉटरी का नकली रिजल्ट छपा हुआ था? अखबार नकली था। अखबार नकली था और उसी अखबार की वजह से उसका खून हुआ है। मगर साहब मोहित ने तो आत्महत्या की है ना। आत्महत्या नहीं की है उसने, खून हुआ है उसका। कहाँ से आया वो अखबार तुम्हारे पास? अब साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अखबार तो वहीं से आएगा जहाँ से रोज आता है। लेकिन साहब मुझे इतना तो बता दो कि आप लोग हो कौन? वो सब छोड़ो तुम। पेपर नकली था, आसपास वालों से हमने पता किया है। किसने डाला था वो पेपर? सर उसे मालूम था वो अखबार नकली था। ये झूठ है। देखिए अखबार मैंने नहीं डाला। और कौन अखबार डालता है? अरे वो साहब उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। किसने धोखा किया तुम्हारे? एक आदमी कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था और कह रहा था कि मुझे अखबार बांटने का काम करना है, तो इसीलिए वो मेरे साथ आकर अखबार बांटने का काम सीख रहा था। और हाँ, कल उसी ने तो पेपर डाले थे। कौन था वो? उसका नाम बिलाल है। बिलाल? कहाँ मिलेगा ये बिलाल? वो थंडर पब में मिलेगा साहब। थंडर पब? साहब अब तो बता दो कि आप लोग हो कौन और इतने सवाल क्यों कर रहे थे? CID। मुझे पक्का यकीन है वो आएगा यहाँ पे। जरूर आएगा। कहीं से तो नहीं कहीं और चला जाए, हम लोग यहीं वेट करते रह जाएं। अरे साहब उसका कोई अड्डा नहीं, उसकी जान पहचान है ना यहाँ पर। जरूर आएगा। तू इस पब के बारे में कैसे जानता? यहाँ दारू पीने आता है? अरे साहब किसी पब की दारू नहीं पी तो क्या, उस पब की खबर जरूर रखता हूँ। साहब आ गया वो। यही है? हाँ यही है। हेलो दे, शिकार आ गया। ये कॉर्नर पे बैठा है, लेफ्ट में बैठा। कौन हो तुम लोग? अभिजीत, ये पूछ रहे कि हम लोग कौन है? अरे पहचानेगा कैसे भाई, हम लोग डिस्गाइज में है ना। अरे हाँ, डिस्गाइज में। अबे ओए, शर्ट का कॉलर छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। बहुत बड़ी गलती की है तूने। अच्छा? हाँ। अगर कॉलर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? नहीं छोड़ेगा। सर दर्द हो रहा। तेरा तो सुर बदल गया। क्यों मारा लोगों को? पैसों के लिए। पैसे तो भेज दिए थे कुरियर से, तो जान से मारने की क्या जरूरत थी? मुझे डर था कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। असली बात बोल, पुलिस से क्यों डरता है? मैं लोगों को 50 लाख की झूठी लॉटरी लगवाने का लालच देकर उसे 10 लाख रुपए पहले ले लेता था और फिर लॉटरी का रिजल्ट एक नकली अखबार बनकर उसमें छपवा देता। हाँ, लॉटरी का रिजल्ट देखकर लोग खुश हो जाते थे और मुझे 10 लाख रुपए दे दिया करते थे। और तुझे पता था कि लॉटरी का झूठ लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए पहले ही उनको मार देता था, और वो भी इस तरीके से कि तुम्हारे किए हुए खून आत्महत्या लगे हैं? हाँ। मोहित के साथ भी यही किया? जैसे ही मुझे पता चला कि मोहित की लॉटरी लग चुकी है तो मैंने उसको पैसों के लिए मैसेज किया, पत्थर के नीचे कागज रखकर। तो वो पत्थर तुमने फेंका था? जी। फिर मुझे पता चला कि मोहित के नीचे वाला फ्लैट खाली है, तो एक दिन रात को मैं वहां जाके छुप गया और उसका इंतजार करने लगा। और जब वो बालकनी में आया, तुमने नीचे से वो जहर जला दिया। बेचारे लोग लॉटरी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में तुम्हारे जाल में फंसते रहे और अपनी जान गंवाते रहे, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो जाल तुम लोगों के लिए फैला रहे हो, एक दिन वही जाल तुम्हारे ही गले का फंदा बन जाएगा। जाओ सड़ो जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग महान जादूगर जैमी करी की हवेली में खड़े हैं। जैमी करी
जो ये दुनिया छोड़कर चले गए, पर उनकी ये यादगार, ये हवेली आज एक आलीशान होटल बन गई है। इस होटल के नए मालिक मिस्टर नमन और उनकी वाइफ मेधावी से हम कुछ सवाल पूछेंगे। आइए। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मिस्टर नमन। या? इस हवेली को आलीशान होटल में बदलने का ख्याल आपको कैसे आया? वेल, इस हवेली को होटल में बदलने के दो फायदे। पहले तो ये कि हमारी थोड़ी कमाई हो जाएगी, और दूसरा, लोगों को भी इस आलीशान हवेली में रहने का मौका मिले। मतलब कि बाहर के लोग भी जादूगर जैमिकरी के उस रूम में जा सकेंगे जहां वो जादू किया करते थे? देखिए, वो कमरा हमारे होटल की शान होगा, आखिर रिजर्व फॉर द बेस्ट। या ये हवेली कितने साल पुरानी है? इसका मतलब जो इंसान उस कमरे में रहेगा उसकी तो शामत आ जाएगी। हाँ, इस कमरे में अगर ताला लगा रहता तो अच्छा होता। इसे पब्लिक के लिए खोलकर ये दोनों लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले मैं ही इस राज का पर्दाफाश कर देता हूं। मेरे अखबार में छपेगा सबसे पहले। कहीं अंकल वो जादू वाले कमरे में तो नहीं जा रहे? चल चल चल, डराते हैं। चल जल्दी चल, चल जल्दी आ। जर्नलिस्ट अंकल को डराते हैं। सच्ची? कोई पकड़ा तो? अरे नहीं बाबा, कोई नहीं देख रहा। कौन है? कौन है? अब तो अंकल की बैंड बज गई होगी। इस जादू वाले कमरे में तो उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा। हाँ, एक काम करते, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम उन्हें फिर से डराएंगे। हाँ, यस। अंकल बाहर क्यों नहीं आ रहे? लगता है अंकल डर के मारे बेड के नीचे छुप गए होंगे। जर्नलिस्ट अंकल, आप कहाँ हो? अंकल, अंकल, जर्नलिस्ट अंकल, आप कहाँ हो? अंकल, जर्नलिस्ट अंकल। लगता है जादूगर की आत्मा ने उन्हें गायब कर दिया है। डरना मत। अरे नहीं पागल, देखना उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। इतना सन्नाटा है। अभी तो पक्का है इधर आत्मा है ही, इधर कोई ना कोई आत्मा है ही। मम्मी, 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 मम्मी। अरे क्या हुआ स्वयं? आयुष क्या हुआ? मम्मी देखो ना, भैया मुझे डरा रहे हैं। क्यों? तुम क्यों डरा रहे हो उसे? क्यों परेशान कर रहे हो?
पापा, एक जर्नलिस्ट अंकल वो जादू वाले रूम के अंदर गए, मगर अभी तो उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। और ये कह रहे हैं कि आत्मा ने गायब कर दिया है। आत्मा ने? हमें वो कमरा देखना है। हाँ चलिए आप। देख लिया आपने कमरा? कहा था ना हमने कि बच्चे मजाक कर रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, बच्चे तो मजाक करते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे नए नेवल होटल की बदनामी हो जाएगी। बच्चों, तुमसे कितनी बार कहा ऐसा मजाक मत किया करो। आई एम सॉरी। आइए आप लोग प्लीज, कम चलो। आइंदा ऐसा मजाक किया है ना तो देखना। देखा मेधावी, देखा तुमने? इन अखबार वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बदनाम कर दिया हमारे होटल को। और तुम जानती हो ये किसके वजह से हुआ? हमारे दोनों बच्चों की वजह से, आयुष और स्वयं। नमन, तुम बेकार में बच्चों को दोष दे रहे हो। अरे इनमें इनका क्या कसूर है? और अखबार वाले तो आए दिन ऐसे आर्टिकल छापते ही रहते हैं। ट्रस्ट मी, कोई गलत असर नहीं पड़ेगा हमारे होटल पर। वेल, आई होप सो। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। यस सर, मे आई हेल्प यू? या वो हमें 3 दिन के लिए कमरा चाहिए था। ओके, किस कैटेगरी का रूम चाहिए आपको? डिलक्स, कंफर्ट, लग्जरी या फिर स्वीट? लग्जरी रूम। हमें इस होटल का सबसे महंगा कमरा चाहिए। ओके। आपके पास एक स्पेशल रूम है ना? जी सर। हाँ, वो जादूगर जेमी करी वाला कमरा, उसका बहुत नाम सुना मैंने। अच्छा अच्छा, वो हाँ, क्यों नहीं सर, वो तो हमारे होटल का सबसे बेस्ट रूम है। इस कमरे में रुकने की गलती मत करना। जेमी करी का जादू आज भी जिंदा है, वो कभी किसी को नहीं छोड़ता। कौन हो तुम? तुम्हें किसने डरने दिया? मैनेजर दीपक, चलो यहाँ से। इस हवेली के सारे राज जानता हूँ मैं, और तुम इस हवेली में मत रुकना, वरना आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैनेजर दीपक, इसे आखिरी रात होगी, आखिरी रात होगी। सीधी तरह से जाता हूँ या पुलिस आने का? आखिरी रात होगी। Well, I'm really very sorry. उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। आप लोग बेशक अपने मैजिक रूम में जा सकते हैं, आपको किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वादा है मेरा आप लोगों से। पर आपके होटल का वो आदमी हमारे होटल का नहीं है। अरे वो तो पागल है, सर फेरा है, हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता है। आज न जाने कैसे इस होटल में आ गया। आप लोग प्लीज अपने कमरे में जाइए, मैं आपका लगेज भेजता हूँ। नो नीड टू वरी, प्लीज। दूसरे सारे कमरे छोड़कर पता नहीं ये कमरा ही क्यों पसंद किया इन्होंने। कस्टमर तो कोई भी कमरा मांग सकता है, पर साहब और मेम साहब को सोचना चाहिए था ना कि इस कमरे में कोई ना आए। साहब मेम साहब को तो ये सब जादू की बातें झूठी लगती हैं। वो तो आयुष बाबा की बात को भी सच नहीं मान रहे थे। जो भी है, मुझे तो यहाँ बहुत ही घबराहट सी हो रही है। जल्दी से सामान रख के चले जाते हैं यहाँ से। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे तो इसमें डरने की क्या बात? मास्क ही तो है। ये जादूगर जेमी करी ना, न जाने क्या क्या करके गया है। एक काम करो, तुम लोग जाओ जाओ यहाँ से। कितना अजीब सा एक्साइटमेंट है ना। हम लोग एक जादूगर के कमरे में रह रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हम सचमुच में गायब ना हो जाए। अरे बाबा, जब भी मैं जादू के शोज देखती थी ना, मैं यही सोचती थी कि जादूगर जिन जिन लोगों को गायब करता है वो लोग जाते कहाँ होंगे। तुमने तो बिल्कुल सोच रखा है कि मैं तो गायब होके रहूंगी। अच्छा, ये जो हाउसकीपिंग वाली गर्ल्स चिल्ला रही थी, कहीं उन्होंने जादूगर की आत्मा तो नहीं देख ली थी? ये आत्मा कुछ भी नहीं होती है।
अभी एक्चुअली मुझे ना बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। कबीर, दरवाजा खोलो। कबीर, कोई खटखटा रहा है। नंदिनी, नीचे रिसेप्शन में फोन करके चाय का ऑर्डर देना प्लीज। नंदिनी। नंदिनी। नंदिनी, ये तो सुबह के 7 बज रहे हैं, सुबह सुबह कहां पर चलेगी? नंदिनी, तुम बाथरूम में हो क्या? नंदिनी, अरे कब से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, यहां भी नहीं। नंदिनी, नंदिनी, उसकी चप्पल तो यहां पर पड़ी, बगैर चप्पल पहने कहां पर जा सकती है? और फोन? नंदिनी, 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 नंदिनी। क्या बात है सर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस, देयर इज अ प्रॉब्लम। कल पूरी रात मेरी वाइफ मेरे साथ थी और सुबह उठकर देखता हूँ वो मेरे साथ नहीं है। मेरी वाइफ नंदिनी आखिर कहां पर जा सकती है? सर, हम तो पूरी रात रिसेप्शन में ही थे। अगर नंदिनी जी कहीं भी बाहर जाती तो हमें जरूर मालूम पड़ता। ओ जस्ट शट अप। तो फिर मेरी वाइफ कहां पर गई है? कहां गई है? कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढूंगा। सर, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस कमरे में मत रुकिए। जरूर जरूर जादूगर जमीकरी की आत्मा ने आपकी बीवी को गायब किया है सर। क्या? जादूगर ने मेरी बीवी को गायब किया? बड़ी गहरी नींद सोते हैं आप। आपकी बगल से आपकी बीवी गायब हो गई और आपको पता तक नहीं चला। हाँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। मेरी नींद तो इतनी कच्ची है कि अगर छोटी सी भी कोई आहट होती है ना, तब भी मेरी नींद टूट जाती है। कल रात को पता नहीं इतनी गहरी नींद मुझे कैसे आ गई, और सुबह उठने के बाद मेरा सर इतना भारी हुआ मानो मैं बेहोशी की हालत में उठ रहा हूं। अजीब बात है। ये नंदिनी होटल छोड़ के चली गई तो आप में से किसी ने देखा नहीं उसे जाते हुए? नहीं सर। सर, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पर आकर। ये लोग मेरी बीवी को ढूंढने की बजाय मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बीवी को कोई जादूगर की आत्मा गायब कर गई। जादूगर की आत्मा? रेडी? क्या बकवास है? अच्छा, आज से पहले इस कमरे में कभी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक जर्नलिस्ट अंकल गायब हुए थे पापा। चुप करो तुम। जब बड़े बात करते तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। एक मिनट। कौन से जर्नलिस्ट अंकल गायब हुए थे? एक्सक्यूज मी, इधर आओ बच्चे। आओ बेटे। देखो, घबराओ नहीं, हैं? मम्मी पापा कुछ भी नहीं कहेंगे, है ना? आप सीआईडी अंकल को बताओ क्या हुआ था, हैं? वो होटल की लॉन्च पार्टी में बहुत सारे जर्नलिस्ट अंकल आए थे। उसमें से एक जर्नलिस्ट अंकल इस रूम में आए थे, मगर बाहर गए नहीं। बाहर नहीं गए? तो फिर कहाँ चले गए? पता नहीं, शायद गायब हो गए। सच कह रहे हो तुम लोग, हैं? हाँ अंकल, हम क्यों झूठ कहेंगे? और हाँ, हम कभी झूठ नहीं कहते। गॉड प्रॉमिस।
इतनी बड़ी बात हो गई इस कमरे में, और आप लोगों ने ये बात किसी को बताई नहीं है? हमें लगा कि बच्चे मजाक कर रहे हैं। हाँ सर, और उस दिन पार्टी में बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे, हमें पता ही नहीं चला कि उनमें से कोई गायब है। सर कमरे का एक एक कोना चेक कर लिया है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बाथरूम चेक कर लिया सर, पर वहां पे भी कोई दूसरा दरवाजा या खुफिया रास्ता नहीं है सर। अच्छा, एक काम करो, कमरे में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठा लो। सर, होटल के लॉन्च पार्टी के बाद कोई अजीब या खास बात हुई थी? अजीब या खास बात तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बुढ़ा आदमी अचानक होटल में भागता हुआ आ गया और वो कोई जादूगर जेमिकरी की बातें कर रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि जादूगर जेमिकरी का जादू आज भी जिंदा है। सर, हाँ फिर ये देखिए सर, यहाँ पे खून है सर। खून ज्यादा पुराना नहीं लगता। कहीं नंदिनी का तो नहीं है? क्या मेरी बीवी को इतनी बड़ी चोट लगी और मुझे पता भी नहीं लगा? फिक्र मत करो, निशान बहुत छोटा है, ज्यादा खून नहीं निकला है, नहीं तो और भी जगह पे खून पड़ा हुआ मिलता। ये हेयर ब्रश नंदिनी का है? हाँ। इस पे जो बाल लगे हैं वो भी नंदिनी के? अब हेयर ब्रश नंदिनी का है तो बाल भी उसी के ही होंगे। ठीक है, बालों का डीएनए और इस ब्लड के डीएनए से मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा खून नंदिनी का है कि नहीं। बड़ी पुरानी हवेली है ये, 1930 में बनी, 80 साल पहले। और जिस कमरे में से नंदिनी गायब हुई, वो कमरा कहते हैं उस जादूगर जेमिकरी का था, वो जहां पर नए नए मैजिक्स बनाता था और लोगों को दिखाता था। हाँ सर, और सुना है कि जब भी वो जादू दिखाता था उस वक्त ये जादूगर जेमिकरी कमरे में होता ही नहीं था। बड़ी अजीब बात है सर, बड़े बड़े जादूगरों के बारे में सुना है, लेकिन ऐसा जादूगर जो जादू दिखाते वक्त खुद अपनी जगह पर नहीं होता, ये पहली बार सुना। और तो और जिन लोगों ने भी ये हवेली खरीदी है वो सब के सब गायब हो गए। अब पता नहीं गायब हो गए कहां, कहते कि जादू से लोग गायब हो गए। मगर सर ये जादूगर, इसकी मौत तो 1959 में हो गई थी, तो अब ये जादू दिखाता कौन है? ये लोगों को गायब करने वाला जादू? सचिन, जादू से कभी लोग कोई गायब हो सकते? नहीं नहीं नहीं, ये कोई तो है जो जादू के नाम पर लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। हाँ सर, कोई ऐसे ही हवा में गायब तो नहीं हो जाता सर। उस कमरे में जरूर कोई ना कोई खुफिया रास्ता है अंदर जाने का। खुफिया रास्ता तो है, कमरा तीसरे मंजिल पर है, ना नीचे कोई बेसमेंट है, ना छत पे कोई छेद है, ना वहां की दीवारें खोखली है। तो फिर ये खुफिया रास्ता है तो है कहां जिसके अंदर जाते ही लोग गायब हो जाते हैं? सर मुझे तो ये दरवाजा कुछ गड़बड़ लगता है। अगर इस दरवाजे को बाहर से खोलना हो तो 5 बार हैंडल को घुमाना पड़ता है, और अगर अंदर से खोलना हो तो 1 बार। ये कैसा अनोखा ताला है? अगर दरवाजे में कुछ गड़बड़ है तो इस नॉब के ऊपर जो खून लगा हुआ है वो नंदिनी का ही है। इन नंदिनी के गायब होने का इस दरवाजे के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर वो खून नंदिनी का ही है। ये रही डॉक्टर साळुंके की रिपोर्ट। नंदिनी के बाल का और उस खून का डीएनए बिल्कुल एक है। इसका मतलब है जैसे ही नंदिनी ने उस दरवाजे के नॉब को हाथ लगाया, कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नंदिनी गायब हो गई। सर इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कबीर के खाने में कुछ नशीली दवाई मिलाई गई थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो गए। बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया जुर्म है सर ये। सिर्फ कबीर के खाने में ये बेहोशी की दवा डाली गई, नंदिनी की नहीं, क्योंकि मुजरिम चाहता था कि दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ नंदिनी उठे, कबीर नहीं। हाँ, मगर उसने नंदिनी को ही क्यों चुना गायब करने के लिए? सर ये मेधावी याद है आपको? ये हमें किसी बूढ़े आदमी के बारे में बता रही थी, शायद वो हमें बता सके इस कमरे के रहस्य के बारे में। बूढ़ा आदमी, पता लगाओ ये बूढ़ा आदमी है कहां। हाँ बताओ, ये घर है सर। सर
यही वो बुड्ढा है जो होटल में आके लोगों को डराता था। नाम क्या है इसका? लोहान। लोग कहते हैं कि ये जादूगर जमी कैरी का चेला था। क्या ये भी जादूगर है? हाँ साहब, अब मैं चलूं? कहीं इसको पता चल गया कि आप लोगों को यहाँ मैं लेके आया हूँ तो फिर अपने जादू से मुझे कबूतर ना बना दे। अच्छा ठीक है, जाओ। सुनिए, नहीं 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 नहीं, तुम लोग मेरा खाना छीनने नहीं आए हो। नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा। हम आपका खाना छीनने नहीं आए, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बातें? कैसी बातें? जादूगर जेमी करी के बारे में। जादूगर जेमी करी की बातें? जी हाँ, वो आपके गुरु थे ना? कोई भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा कोई। जेमी करी के जादू से कोई भी नहीं बचेगा, सबको गायब कर देगा वो। कैसे गायब करेगा जेमी करी सबको? हाँ? ये राज तो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। आप तो उनके चेले थे ना, तो उसने बताया नहीं आपको? नहीं, कभी किसी को नहीं बताया। किसी को तो बताया होगा ना उसको, नहीं तो इतने सालों से लोग उस कमरे से गायब कैसे हो रहे हैं? जेमी करी की आत्मा गायब कर रही है उन सबको। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं। तुम्हारे कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जेमी करी को बहुत सताया था इस समाज ने, अब एक एक करके बदला ले रहा है सबसे। इस होटल के मालिक को गायब कर देगा वो, गायब कर देगा, और उसी को गायब कर देगा जो भी उसके कमरे पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्या बिगाड़ा था समाज ने जेमी करी का? उसका पूरा खानदान भूखा मर गया। लेकिन उसके खानदान का कोई तो होगा? नहीं, बस शायद एक जिंदा हो। पता नहीं। ये किसकी बात कर रहे हो? जेमी करी के पोते की। जेमी करी का पोता? हाँ। कहाँ है? पता नहीं क्या हुआ उसका। पंचगनी में पढ़ाई करता था वो। जेमी करी का पोता पंचगनी में पढ़ाई करता था? पंचगनी में? निखिल, तुम मेरे जूनियर हो, याद रखना। यस सर। जाओ, कहीं से पतली रस्सी ढूंढ के लाओ। क्यों सर? ये एक ट्रेनिंग है, तुम रस्सी को अपने हाथ पे बांध लेना, मैं रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ लेता हूं। अगर तुम गायब हुए तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां गए हो। और अगर तुम गायब हुए तो? मैं गायब हुआ तो आप लोग मुझे ढूंढ लेना सर, मेरी वाइफ। अब जरा देखें आखिर नंदिनी का खून इस हैंडल पे आया कैसे। लगता है दया, ये दरवाजा खोलने के लिए नंदिनी ने जब ये हैंडल घुमाया होगा, कोई चीज उसके हाथ में लगी होगी जिससे उसका हाथ कट गया होगा और खून आ गया यहाँ पे। मगर इस हैंडल में ऐसा है क्या जिससे नंदिनी का हाथ कट गया? कुछ शार्प चीज बाहर से तो दिख नहीं रही है। ये क्या? ये नोक तो हिल रही। अभिजीत, अगर इस हैंडल में कुछ गड़बड़ है तो सिर्फ इस नॉब में है। तो निकल गया। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो सुई लगा के रखी है। तो ये सुई के चुभने से नंदिनी के हाथ से खून निकला है। इस सुई पे जरूर कुछ लगा होगा, शायद कोई जहर या केमिकल। कोई ऐसा केमिकल जिससे आदमी गायब हो सकता है। फ्रेडी, ऐसा कोई केमिकल होता है? मैंने फिल्मों में देखा है। यार तुम ऐसी फिल्में देखना बंद कर दो, समझे? सर, ये सुई बाहर निकाल के डॉक्टर सालुंखे को देते हैं टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करके बता देंगे कि इस पे क्या लगा हुआ है। नहीं निखिल, अगर हम ये सुई तोड़ देंगे तो इस दरवाजे का राज पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तुम ठीक कर रहे हो अभिजीत, ये सुई तो सिर्फ एक कड़ी है, असली मामला कुछ और ही है। सर, सभी स्टाफ वालों को आड़े हाथ लेते हैं, उनसे पूछते हैं इस सुई के बारे में। नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछना है, समझे? ये नॉब में यही लगा देता हूं। जब तक इस हैंडल का और इस दरवाजे का राज समझ में नहीं आता, सुई का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, खूनी चौकन्ना हो जाएगा।
पर अभिजीत एक बात समझ में नहीं आई, ये सुई सिर्फ नंदिनी को क्यों लगी? हमने भी तो इस हैंडल को घुमाया था, तब तो ये सुई बाहर नहीं आई। एक बात समझ में आ रही है दया, ये नंदिनी और वो जर्नलिस्ट, ये दोनों उसी सुई के शिकार बने हैं जो उस नॉब में से बाहर निकलती है जब दरवाजा अंदर से खोला जाता है। अगर सर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त नॉब तो हमने भी कितनी बार घुमाया, तो ये सुई जैसी चीज हमें भी तो चुभ सकती थी। वो सुई उन्हीं को चुभती है जिन्हें गायब करना होता है। और किसे गायब करना किसे नहीं, इसका फैसला वो अपराधी बैठ के कर रहा है। मुझे तो लगता है वहां पर कुछ तो है, कोई ऑन ऑफ का बटन जो ऑन करते ही वो सुई बाहर निकलती है और ऑफ करते ही दरवाजा आम दरवाजों की तरह नॉर्मल बन जाता है। अगर सर ये स्विच या ये बटन है कहां पे? क्योंकि हमने तो रूम का कोना कोना छान मारा था। मुझे तो लगता है वो बटन कमरे के बाहर ही होगा। वैसे सभी कमरों के बाहर क्या देखा तुम लोगों ने? सर कमरों के बाहर तो फायर एक्सटिंग्विशर थे। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, अच्छा। और मैजिक रूम के बाहर? मैजिक रूम के बाहर तो वो ईगल की मूर्ति थी सर। ईगल की मूर्ति बस, और वो भी सिर्फ मैजिक रूम के बाहर। इसका मतलब है दया, मतलब ऑन ऑफ करने का स्विच उस ईगल की मूर्ति में है। हाँ सर हमने पंचगनी के सारे स्कूल्स को कांटेक्ट कर लिया है। जल्दी पता चल जाएगा कि जेमी करी का पोता कहां पढ़ता था। जेमी करी का पोता 65 साल का। आप लोग भी कितनी पुरानी बात को ढूंढने निकल पड़े हैं। अब क्या करें प्रिंसिपल साहब, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम था सुखदेव। सुखदेव? जी हाँ सुखदेव। आज मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। अच्छा, तो क्या सुखदेव और आप एक ही क्लास में पढ़ते थे? जी नहीं, मैं 6ठी कक्षा में था और वो 8वीं कक्षा में। मगर पूरे स्कूल को ये पता था कि सुखदेव मशहूर जादूगर जेमी करी का पोता था। अगर ऐसी बात है तो फिर इस सुखदेव का नाम स्कूल के स्टूडेंट की लिस्ट पे क्यों नहीं? क्योंकि सुखदेव ने बीच में से स्कूल छोड़ दिया था। मशहूर जादूगर का बेटा स्कूल छोड़ के चला गया बीच में से? क्यों? क्योंकि जेमी करी एकदम कंगाल हो चुका था, यहाँ तक कि उसके पास सुखदेव के फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। आई होप हमें फाइल में से उसका नाम और एड्रेस मिल जाए। सर ये रही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की फाइल। आप लोगों की किस्मत अच्छी है। ये देखिए, इसमें सुखदेव का परमानेंट एड्रेस है। क्या पता आज भी कोई रह रहा होगा। फुलेरा, गांव का नाम फुलेरा है, तो हो सकता है यहीं पर इस जेमी करी के बापजादाओं का घर हो। फुलेरा। ताला काफी पुराना है, मगर इसकी चाबी कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। सर होटल वालों के पास इसकी चाबी नहीं है, कहीं वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हवेली 3-4 बार बिक चुकी है, क्या पता आखिरी बार चाबी किसके पास हो, कौन लेके चला गया है। और जाते जाते कमरे के अंदर किसने क्या किया ये भी नहीं मालूम। अभी ताला तोड़ दो। मैं तोड़ू? क्यों, क्या हुआ? अरे यार डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम्हारे होते हुए मैं ताला तोड़ूंगा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है मैं तोड़ता हूँ और अंदर जाके देखता हूँ कि मामला है क्या। नहीं अंदर मैं चला जाता हूँ। अरे मैं देखता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मालूम है यार, लेकिन कभी कभी दूसरों को भी खतरा उठाने का मौका दिया करो। ठीक है, जाओ संभाल के। दया दरवाजा बंद हो गया है, अब वो ताला तोड़ दो तुम। ठीक है। रेडी? यहाँ पे तो कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं दिख रहा है। हो सकता है ऑन ऑफ का बटन इस बाज में हो। सर आवाज सुनी आपने? लगता है मैकेनिज्म ऑन हो गया। अभिजीत आ गया, लगता है बटन ऑन हो गया है, जरा अंदर से नॉब घुमा के देखो। हाँ ओके ओके दया।
ओह माय गॉड। दया, स्विच ऑन हो गया है, हैंडल में से सुई बाहर आ गई है। अब तुम बाहर का हैंडल घुमाओ, देखते हैं क्या है इस दरवाजे का राज। ठीक है। अभिजीत जरा दूर खड़े रहना, संभाल के, हैंडल घुमा रहा हूं मैं। ओके। इस दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा है। यहाँ दरवाजे के अंदर काफी जगह है। बाहर एक दरवाजा, अंदर एक और दरवाजा। सर, दरवाजे के अंदर दरवाजा? लगता है लोग इसी दरवाजे के अंदर गायब हो जाते हैं। अब एक काम करो, हैंडल को दूसरी बार घुमाओ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये घुमा रहा हूं मैं। माय गॉड। अभिजीत। हाँ दया, ठीक तो हो ना तुम? हाँ यार ठीक हूं। यहाँ अंदर लुका छिपी का खेल चल रहा है। दरवाजे में से 2 हाथ बाहर आए हैं मेटल के। मेटल के हाथ? शायद ये हाथ लोगों को पकड़ के अंदर खींच लेते हैं। ये है जादूगर का राज, जो आदमियों को गायब करता था। ओह, खून करने की अच्छी प्लानिंग है। तो ये है उस खूनी मैजिशियन का राज। अभिजीत। हाँ दया। मैं इसे तीसरी बार घुमा रहा हूं। हाँ घुमाओ दया। ओके। दया, हाथ दरवाजे में अंदर चले गए। मगर सर, कोई इंसान सुई लगने के बाद भी दरवाजे के पास क्यों खड़ा रहेगा? बेटी, हो सकता है सुई पे कोई केमिकल लगा हो, जिससे इंसान बेहोश हो जाता हो या फिर पैरालाइज हो जाता है उसे। अभिजीत, मैं चौथी बार घुमा रहा हूं उसे। हाँ दया, घुमाओ। ये दूसरा दरवाजा बंद हो गया दया। इतनी सफाई से आदमी गायब और किसी को पता भी नहीं चलेगा। 5वीं बार घुमाने से शायद ये दरवाजा खुल जाएगा और हम लोग अंदर जाएंगे। अभिजीत, मैं हैंडल घुमा रहा हूं 5वीं बार। हाँ दया, घुमाओ। सुई अपने आप अंदर चली गई। कमाल है। ओह, तो जादूगर जेमी करी इस तरह से लोगों को गायब करता था। मगर सर, ये सारे लोग गायब होके जाते कहाँ हैं? ये दरवाजा इतना बड़ा तो नहीं कि इसमें सारे लोग समा जाएं? कोई तो छुपी हुई जगह है जहां पे लाशें पहुंच जाती हैं। इस दरवाजे में गायब होने के बाद देखते हैं वो खुफिया रास्ता है कहां। जरा इस कारपेट को हटाना, बैठ के नीचे से। सर, उस दिन भी तो हमने चेक किया था, तब तो कोई रास्ता नहीं दिखा था। उस दिन वो बाज वाला स्विच ऑफ था, आज ऑन है। शायद आज कोई रास्ता दिख जाए। रास्ता यहां पे है। तो जादू का महल है। एक बार आदमी अगर अंदर चला गया तो पता नहीं कब आएगा। तुम लोग यहीं रुको, हम लोग अंदर जाके देखते हैं। न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगियां इस सुरंग में दफन है। ये तो नंदिनी है।
लगता है ये वही जर्नलिस्ट होगा जो लॉन्च पार्टी वाले दिन गायब हुआ था। न जाने कितने सालों से इस कमरे में ये मौत का खेल चल रहा है। यहाँ पे निकलती है ये सुरंग। और यहाँ से खूनी अंदर जाता है। तो जादूगर जेमिकरी का ये राज है, दरवाजे में घुसने के बाद सुरंग से होता हुआ यहाँ निकल जाता है वो। और खूनी भी वही कर रहा है, लोगों को जादू की अंधश्रद्धा से डराकर उनका खून कर रहा है। ये काम किसी होटल के आदमी का ही है, क्योंकि बाहर का आदमी यहाँ होटल के छत पे तो आ नहीं सकता है। अभिजीत, अगर खूनी होटल का कोई है तो उसके कपड़ों पे भी ऐसे ही मिट्टी और खून वगैरह का निशान लगा होगा जैसे हमारे कपड़ों पे। हाँ, और खून का दाग तो आसानी से मिटता भी नहीं है। होटल की लॉन्ड्री से पता चल सकता है किसके कपड़ों पे लगा था खून। जी कहिए, किसे मिलना है? सुना है जेमिकरी यही रहा करता था। जादूगर जेमिकरी? ये कौन है? सुखदेव का नाम सुना है आपने? अरे सुखदेव को आप भी जानते हो? जी हाँ। अरे सुखदेव ने ही तो घर बेचा हमें। आप लोग उनके रिश्तेदार हो? बस ऐसे ही समझ लीजिए। बहुत दिनों से मिले नहीं, हमें पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बीमारी का इलाज करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी दर्द भरी मौत किसी को ना आए। क्या मौत हो गई? यहीं पे किराए पे रहता था। सुखदेव जी के परिवार में कोई और भी है क्या? उनकी बीवी थी, वो तो पहले ही गुजर चुकी। और एक लड़का था, वो तो गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, आपको नहीं मालूम? जी नहीं। कैसे रिश्तेदार है आप? बंटी नाम था उसका। बस अचानक एक दिन भाग गया। भाग गया? लेकिन कहाँ गया? अरे जो भाग जाता है वो बता के थोड़े ही जाता है। कैसे लोग हैं आप? अच्छा, कुछ सामान तो पड़ा होगा उसका घर पे? हाँ, उसका कुछ सामान है, मैंने एक बक्से में बंद करके रखा है ऊपर वाले कमरे में। क्या हम बंटी का सामान देख सकते हैं प्लीज? हाँ देख लो, मुझे क्या। सुखदेव, ये है उस जादुई कमरे का राज। इसमें पूरा नक्शा बनाया हुआ है कि कैसे लोगों को गायब करना है। मतलब सर जेमिकरी के अलावा जादू करना बंटी भी जानता है। एग्रीमेंट पेपर्स? विवेक, इनमें तो उन सब के पेपर्स हैं जिन्होंने वो हवेली खरीदी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौत का खेल बंटी खेल रहा है? तो ये है वो बंटी। सर, उस होटल के सारे कपड़े किसी बियांका लॉन्ड्री में जाते हैं सर धुलने के लिए। ये निकल गया पता करने के लिए। शायद होटल वाले यूनिफॉर्म में वैसी मिट्टी या फिर खून लगा हुआ मिल जाए। सर खून लगा हुआ कपड़ा मिल गया सर। ये रहा उस लॉन्ड्री का मालिक। इसके पास 2 बार कपड़े आए थे जिसमें खून और मिट्टी लगे हुए थे। तो तुम हो जो खून लगे हुए कपड़े ड्राई क्लीन कर रहे हो?
मुझे वाकई नहीं मालूम था साहब कि उस होटल में खून हो रहा है। मुझे तो बताया गया कि एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से कपड़ों पे खून लग गया। एक्सीडेंट एक बार हो सकता है, जब बार बार एक्सीडेंट हो रहा था तो तुम्हें शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है? शक तो हुआ था साहब, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। इतना बड़ा आदमी था साहब, मैं कैसे जबान लड़ाता। बड़ा सर इसका कहना है कि वो आदमी कोई होटल का एम्प्लॉय नहीं था। ये देखिए सर, ये उसकी ड्रेस कोई नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं है सर। कौन है ये? कौन है ये आदमी? बोल। मैं उसको शक्ल से पहचानता हूँ साहब, नाम से नहीं। सर, हाँ सर, खूनी का पता चल गया है सर। खूनी होटल के अंदर ही है सर। लीजिए मैम, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। मेधावी देखो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम इन पेपर्स पे साइन कर लो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नमन तुम जानते हो ना, ये होटल जिसने भी खरीदा है ना, उसे उस जादू वाले कमरे ने मार डाला। मैं नहीं चाहती नमन कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। हो जाने दो कुछ भी, भले मुझे मर क्यों नहीं जाने दो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। नमन, नमन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ मेधावी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ बोल रहा है ये बंटी, झूठ। ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये प्यार करता है इस घर से और उस हवेली से। क्यों? बंटी? कौन बंटी? आपके पति नमन उर्फ बंटी, जादूगर जेमी करी के परपोते। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आप सीआईडी वाले असली मुजरिम को नहीं पकड़ सके, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश बंद करो ये नाटक। पर्दा उठ चुका है, कबूल कर लो अपनी जुर्म। देखिए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कोई भागता किधर है? हाँ? जादू नहीं देखेगा? हाँ? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है? बंटी उर्फ नमन? मैं कातिल हूँ, मैं गुनहगार हूँ। इतने सारे खून मैंने ही किए। मेरे पिता सुखदेव उन सभी लोगों को मारा करते थे जिसने वो हवेली खरीदी थी, और उनके चले जाने बाद वो काम मैं कर रहा था। एक हवेली पाने के लिए इतने सारे खून किए तुमने, कुछ सोचा नहीं तुमने? कुछ भी नहीं लगा? वो हवेली हमारी पुश्तैनी थी। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने वो हवेली हमसे छीन ली। मेरे पिताजी और मेरे परदादा बेचारे गरीबी की वजह से मर गए, और वो लोग जिन्होंने वो हवेली खरीदी थी, वो चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे, ऐश कर रहे थे, और ये मुझसे देखा नहीं गया। और इसीलिए तुमने मुझसे शादी करी, ताकि तुम मेरे पैसों से अपनी हवेली वापस ले सको। हाँ, लेकिन न जाने ये सीआईडी वाले कहां से आ गए। यही मेहनत अगर ईमानदारी से पैसे कमाने में लगाते तो शायद तुम्हारे पैसों से वो हवेली खरीद सकते, मगर नहीं। हवेली वापस पाने के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया, वो तो तुम्हें सीधे फांसी के फंदे तक लेके जाएगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।